Hello everyone, this is Roli Pandey. We have completed 3 years PYQ of English Pedagogy. ठीक है, 3 साल की इंग्लिश पेडागोजी के हमने प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लिए हैं विद सोल्यूशन। अब आज से 4th ईयर स्टार्ट करेंगे, 4th ईयर PYQ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, होम लैंग्वेज इज अ व्हाट इन अ नेचुरल वे। मतलब कि जो घर पे हम भाषा सीखते हैं वो सीख कर सीखी जाती है। सीख कर कौन सी भाषा सीखी जाती है? जो सेकंड लैंग्वेज होती है। सेकंड लैंग्वेज हम क्या करते हैं? सीख कर सीखते हैं। किस तरीके से? कुछ ना कुछ उद्देश्य के साथ, मतलब डेलिबरेटली सीखते हैं और कॉन्शियस एफर्ट के साथ सीखते हैं। कॉन्शियस एफर्ट्स लगा करके सीखते हैं। तो ये क्या हो गई? ये सेकंड लैंग्वेज हो गई जो कि सीखी गई है। लेकिन होम लैंग्वेज कैसी होती है? ये एक्वायर की गई जाती है, मतलब नेचुरल तरीके से जो होम लैंग्वेज होती है वो एक्वायर की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज एक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू while teaching the learners in their mother tongue at primary level। प्राइमरी लेवल पर जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो पढ़ाते टाइम उनको मदर टंग में अगर एजुकेशन दे रहे हैं या मदर टंग में अगर पढ़ा रहे हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि सही नहीं है? इट मेक्स लर्निंग इजी। हाँ, अगर बच्चे को जिस भाषा से वो होकर के आ रहा है अगर उसी भाषा में उसको सिखाया जा रहा है तो उसके लिए क्या होगा? सीखना आसान हो जाएगा। तो राइट है फर्स्ट वाला, इट इज हेल्पफुल इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। इसको बाद में देखते हैं। It helps children in learning in a natural environment। घर पे बच्चा उसी भाषा में सुन रहा है, सब कुछ सीख रहा है, तो वही भाषा कक्षा में आकर के यूज की जा रही, क्लास में बोली जा रही है टीचर के द्वारा। तो किस तरीके का इन्वायरमेंट बच्चे के लिए क्रिएट हो जाएगा? नेचुरल इन्वायरमेंट। इस वजह से बच्चा क्या करेगा? कंफर्टेबल होकर के चीजों को सीख जाएगा। तो ये ऑप्शन भी सही है। इट डेवलप्स सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द चाइल्ड। बच्चे में शुरू में वो सीखना स्टार्ट कर रहा है तो इससे क्या होगा? बच्चे में उसी की भाषा में सिखाया जा रहा है तो बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। तो ऑप्शन 4 भी सही है। पूछा गया था इसमें से कौन सा सही नहीं है कि प्राइमरी लेवल पे मदर टंग में अगर पढ़ाया जाए तो ऑप्शन नंबर 2 है जो कि गलत है। इससे बच्चे का किसी तरीके कोई इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग लेज एम्फसाइज ऑन। मतलब कि जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज होती है उसकी टीचिंग कराई जा रही है, जब उसको सिखाया जाता है तो किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है? उसके फॉर्म पर, या फिर लिखने पर उस भाषा को, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज को, या फिर ग्रामेटिकल क्षमता देखी जाती है उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है, या फिर उस भाषा के यूज करने पर ज्यादा जोर दिया जाता है? तो ऑप्शन 4 इसका सही ऑप्शन है। जब भी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज पढ़ाई जाती है तो उसमें मेन फोकस किस चीज पे दिया जाता है? मेन एम्फसाइज किस चीज पर किया जाता है? उसकी उस भाषा के प्रयोग पर, उस भाषा के यूज पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, रिया अ टीचर ऑफ क्लास 3rd is presenting language items in her instructions in the learners are doing, and नहीं होगा यहाँ पे, and होगा, and the learners are doing exactly as she is telling them to do, what is she practicing। रिया जो कि क्लास 2nd की टीचर है वो क्या कर रही है? भाषा को जो सिखाना है, जिस भाषा को सिखाना है उस भाषा को इंस्ट्रक्शंस दे करके बता रही है और बच्चे क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली वैसा ही कर रहे हैं जैसा कि वो उनको करने के लिए कह रही है। तो वो कौन सी शिक्षा दे रही है, किस तरीके से पढ़ा रही है? ऑडियो लिंगुअल मेथड में, या फिर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज मेथड में, या फिर टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में, या फिर डायरेक्ट मेथड में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। जब भी लैंग्वेज सिखाना हो या फिर वोकैबुलरी कॉन्सेप्ट हो, इसको जब भी फिजिकल एक्टिंग से या फिर वर्बली सिखाया जाता है तब इसको कहते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वाइल टीचिंग लैंग्वेज टू लर्नर्स अ टीचर शुड टीच। जब बच्चों को लैंग्वेज सिखाया जा रहा हो, लैंग्वेज का मतलब लैंग्वेज सिखाई जा रही हो, तो उस टाइम में टीचर को क्या पढ़ाना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाना चाहिए? इन आइसोलेशन, अलग ले जाकर, या फिर इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, एकीकृत तरीके से सारे बच्चों को साथ में मिलजुल कर सिखाना चाहिए, या फिर उनको इंस्ट्रक्शंस दे करके सिखाना चाहिए, या फिर थ्रू इमिटेशन सिखाना चाहिए। मतलब उनसे कहा जाए कि जैसे जैसे वो कर रहे हैं उसी तरीके से बच्चे उनको इमिटेट करें और इस तरीके से बच्चों को सिखाएं। तो ऑप्शन 1 भी गलत है, 3 भी गलत है, 4 भी गलत है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। जब बच्चे एक साथ सीखेंगे, एक ही तरीके के बच्चे साथ में हैं और एक ही तरीके से साथ मिलकर के सीख रहे हैं, तो बच्चे चीजों को ज्यादा आसानी से सीखेंगे। इस वजह से किस तरीके से उसको सिखाना चाहिए? इंटीग्रेटेड मैनर में। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एन इंटोनेशन मे नॉट बी अ विच टाइप ऑफ टोन। सबसे पहले इंटोनेशन होता क्या है? ड्यूरिंग स्पीकिंग, जब हम बोल रहे होते हैं तो बोलते टाइम साउंड का जो राइज और फॉल होता है, साउंड का राइज और फॉल होता है, मतलब ध्वनि का जो उतार चढ़ाव होता है, उसी को इंटोनेशन कहा जाता है। तो इंटोनेशन इनमें से क्या नहीं है? फॉलिंग है, राइजिंग भी है, स्लाइडिंग भी है, लाउड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फंक्शनल ग्रामर स्टैंड्स फॉर यूजिंग टीचिंग ग्रामर इन थ्रू। फंक्शनल ग्रामर किस लिए पढ़ाई जाती है या किसके द्वारा पढ़ाई जाती है? आइसोलेशन, पार्सिंग, एक्सप्लेनेशन ऑफ लिटरेरी कंटेंट, कंटेस्ट या फिर कॉन्टेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कॉन्टेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि लिटरेचर का फॉर्म नहीं है? मेमायर, ट्रेवलॉग, वन एक्ट प्ले या फिर डिक्शनरी। जो डिक्शनरी है वो लिटरेचर का फॉर्म नहीं है। मेमायर क्या होता है? कोई भी बुक है जब उसको पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है तब उसको कहते हैं मेमायर। ट्रेवलॉग क्या होता है? जब कोई भी ट्रैवलर है वो अलग अलग जगहों पे ट्रैवल करता है, ट्रैवल करने के बाद जो भी अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको इलस्ट्रेट करता है, तो उसको कहते हैं ट्रैवलॉग। वन एक्ट प्ले क्या होता है? कोई प्ले है, उस प्ले का कोई एक सीन जब एक्ट किया जाता है तब उसी को वन एक्ट प्ले कहते हैं। डिक्शनरी का इससे कोई, डिक्शनरी में क्या कहते हैं? नॉर्मली हम वर्ड्स की मीनिंग ढूंढते हैं, तो ये लिटरेचर का भाग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज डिक्शनरी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, असेसमेंट इज प्रोसेस ओरिएंटेड होता है या फिर प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों ओरिएंटेड होता है, या फिर जजमेंटल होता है, या फिर प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है? असेसमेंट में क्या किया जाता है? हम देखते हैं बच्चे ने सीखा कितना, बस केवल यही जानने के लिए बच्चे का आकलन किया जाता है, क्योंकि इसको जानने के बाद क्या किया जाता है? जो भी बच्चों की कमियां रह गई हैं उसको सुधारने की कोशिश की जाती है। तो असेसमेंट कैसा होता है? प्रोसेस और प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्मेटिव असेसमेंट? पोर्टफोलियो या फिर ओरल टेस्टिंग या फिर टर्म एंड असेसमेंट या फिर एनेक्डोटल रिकॉर्ड। सबसे पहले समझ लेते हैं। एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक होता है समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किया जाता है, और समेटिव असेसमेंट क्या होता है? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। सिलेबस को पूरा करने के बाद जो टेस्ट लिया जाता है या जो असेसमेंट किया जाता है बच्चे का, उसको समेटिव असेसमेंट कहते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट को असेसमेंट
फॉर लर्निंग भी कहा जाता है और समेटिव असेसमेंट को असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो कहा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है। टर्म एंड असेसमेंट जो होता है वो होता है समेटिव असेसमेंट में आता है। मतलब टर्म खत्म होने के बाद, यूनिट खत्म होने के बाद जो टेस्ट लिया जाता है, जो असेसमेंट किया जाता है बच्चे का, वो समेटिव असेसमेंट होता है। बाकी सारे जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में आएगा। पोर्टफोलियो फॉर्मेटिव है, ओरल टेस्टिंग फॉर्मेटिव है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड से ये भी फॉर्मेटिव है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज टर्म एंड असेसमेंट। क्यों? क्योंकि ये समेटिव असेसमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, अ टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू असेस देयर क्लासमेट्स ड्यूरिंग अ डिबेट कॉम्पिटिशन इन द क्लास। दिस मेथड ऑफ असेसमेंट इज। टीचर ने अपने बच्चों से क्या कहा कि एक दूसरे को, पहले डिबेट कॉम्पिटिशन हुई क्लास में, डिबेट कॉम्पिटिशन होने के बाद टीचर ने बच्चों से कहा कि तुम लोग एक दूसरे का, अपने क्लासमेट्स का आकलन करो, असेसमेंट करो। तो इस तरीके का असेसमेंट का क्या कहा जाएगा? जब बच्चे खुद ही क्लास में एक दूसरे का असेसमेंट करते हैं, उनका आकलन करते हैं, तब उसको पीयर असेसमेंट कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पीयर असेसमेंट 4। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, टाइप ऑफ असेसमेंट दी है, इधर उनकी मीनिंग दी है, इसको मैच करना है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग अभी बताया, इट इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। जब टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस के दौरान ही, उसी टाइम पे बच्चे का असेसमेंट किया जाता है, तब उसको असेसमेंट फॉर लर्निंग कहा जाता है। इट इज यूज्ड व्हेन स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट ऑन एंड मॉनिटर, इसको असेसमेंट एज लर्निंग कहा जाता है। और इट इज यूज्ड टुवर्ड्स एंड एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन पीरियड, खत्म होने के बाद, यूनिट या टर्म खत्म होने के बाद जो असेसमेंट किया जाता है उसको असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ए का थर्ड, बी का सेकेंड और सी का, ए का थर्ड, बी का सेकेंड और सी का असेसमेंट एज लर्निंग। एक मिनट, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में होता है एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन पीरियड, मतलब ए का थर्ड हो गया। असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, इट इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, तो बी का फर्स्ट हो गया। और सी है असेसमेंट एज लर्निंग, मतलब सी का सेकेंड। ये आपका ऑप्शन गलत है, ऑप्शन को एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। ऑफ लर्निंग क्या होता है? इट इज यूज्ड टुवर्ड्स, जब खत्म हो जाता है इंस्ट्रक्शन पीरियड, उस टाइम पे असेसमेंट किया जाता है। फॉर लर्निंग में क्या होता है? यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस चल रही है उसी टाइम पे जो असेसमेंट किया जाता है वो फॉर लर्निंग होता है। और एज लर्निंग क्या होता है? जब स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट ऑन एंड मॉनिटर, ये होता है। तो ये आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन एक बार आप दोबारा चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट अबाउट लैंग्वेज गेम्स। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि लैंग्वेज गेम्स के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है? लैंग्वेज गेम्स प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। कहीं भी कुछ भी सीखने के लिए जब कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की बात की जाती है तो वो ऑप्शन आपका तुरंत गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। फिर है, लैंग्वेज गेम्स क्रिएट अ रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट इन द क्लासरूम एंड इनहेंस द यूसेज ऑफ इंग्लिश, ये सही है। लैंग्वेज गेम क्या करता है? क्लासरूम में रियल वर्ड का एक तरीके से क्रिएट कर देता है, इसके अलावा इंग्लिश का यूज करना इस चीज को इनहेंस करता है। लैंग्वेज गेम्स क्रिएट अ स्ट्रेस फ्री एंड नेचुरल एनवायरनमेंट वेयर लर्नर्स कैन लर्न इंग्लिश द वे दे लर्न लैंग्वेज 1। जिस तरीके से उन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज सीखी है वैसे ही स्ट्रेस फ्री और नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट करके बच्चे इंग्लिश भी सीख जाएंगे। तो लैंग्वेज गेम्स ये भी काम करते हैं। लैंग्वेज गेम्स क्रिएट एन एनवायरनमेंट इवन फॉर द शाई लर्नर्स टू पार्टिसिपेट।
जो बच्चे शर्माते हैं, हेजिटेट करते हैं, वो बच्चे भी ऐसे इन्वायरमेंट में सीख जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और सीख जाते हैं लैंग्वेज गेम्स के थ्रू। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, रिमेडियल टीचिंग इज फॉर द लर्नर टू लर्न बेटर एंड द टीचर टू इम्प्रूव हिज हर टीचिंग, या फिर द टीचर टू टीच बेटर, या फिर इम्प्रूविंग द इमेज ऑफ द स्कूल, या फिर द लर्नर टू लर्न बेटर। इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। रिमेडियल टीचिंग स्पेशली बच्चों के लिए ही होती है, स्टूडेंट्स के लिए ही होती है ये। इसमें क्या होता है, टीचर जो भी बच्चे ने जो कुछ भी सीखा है उसको पहले पता किया जाता है, फिर बच्चों ने जो त्रुटियां की हैं, जो बच्चे नहीं सीख पाए उस चीज का पता लगाया जाता है, उसके बाद बच्चों की उस चीज को टीचिंग देकर के इंप्रूव किया जाता है। इसी को रिमेडियल टीचिंग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ये था हमारा 4th ईयर का भी प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 5th ईयर का PYQ कंप्लीट करेंगे इंग्लिश पेडागोजी का। उसके बाद हम EVS के प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।